एक बार की बात है, एक गांव से दूर मोहन पहलवान रहता था। उसके पास 50 से अधिक भैंस थी। वह पूरे दिन भैंसों की देखरेख करता और उससे प्राप्त दूध को पिया करता था। उस पहलवान की यही दिनचर्या थी। वह दूध पी पी कर इतना बलशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वह युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह उस रास्ते से आए गए लोगों से पूछा करता था, मेरा विवाह किधर होगा, मेरा विवाह किधर होगा। इस पर लोग उसको कोई उत्तर ना दे पाते थे और वह उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण और एक नाई दूर देश विवाह का रस्म करने उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मोहन पहलवान मिल गया। पहले की तरह पहलवान उनसे भी पूछने लगा कि मेरा विवाह किधर होगा। दोनों काफ़ी भयभीत स्थिति में थे। इसे जवाब ना देने पर जय पहलवान उनकी पिटाई कर देगा। इस पर नाई ने एक जुगत लगाई और दूर ताड़ का पेड़ दिखाते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह उधर होगा। पहलवान बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपनी 50 भैंसें उन दोनों को सौंप दी। कहा, यह सब तुम लेते जाओ, अब मेरे किसी काम की नहीं। मैं तो चला अपने ससुराल खातिरदारी करवाने। मोहन पहलवान उस ताड़ के पेड़ को लक्ष्य बनाकर वहां पहुंच गया। वहां एक झोपड़ी थी। उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। वह जानकर पहलवान ने हाजिरी लगाई। उस महिला को समझ नहीं आया कि वह कौन है, किंतु सोचा कि वह मेरे पति का दोस्त होगा, इसलिए उसको मेहमान के कमरे में बिठा दिया और लोटा बाल्टी हाथ पैर धोने के लिए उसे दिया। महिला का पति जब आता है तो उस आदमी को वहां पाकर अचरज में पड़ जाता है कि ये कौन है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वह कहती है, पता नहीं ये कौन है, मैं तो सोच रही थी कि ये तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ये आदमी तो बहुत बदतमीज है, इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है। बच्ची रो रही थी तो वह कहते हुए मारा कि बच्ची को क्यों रुला रही हो। इतना सुनते ही उसका पति क्रोधित होकर उस आदमी के पास गया और कहने लगा कि तुमने मेरी बीबी को कैसे मारा। कहते उसने झगड़ा शुरू कर दिया। मोहन तो था ही पहलवान, वह बदतमीजी बर्दाश्त ना कर सका। उसने अपना लोहे का डंडा उठाया और एक सिर पर लगा दिया। वह आदमी वहीं पर मर गया। उसकी बीवी कहने लगी, मेरा पति ही मेरा आखिरी सहारा था, वह तो मर गया, अब मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी आधी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दोनों घर में रहने लगे। 6-7 दिन बीत गए। घर में जमा राशन पानी भी खत्म होने लगा। तब उस महिला ने बोला कि कुछ कमाई करोगे या ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाई के जीवन कैसे चलेगा। मोहन पहलवान भैंसों का दूध पीने के अलावा कुछ कार्य नहीं जानता था। उसने उस महिला से पूछा, कमाई क्या होती है, बताओ। महिला ने उसे बताया कि राजमहल में जाकर राजा से कुछ खेती के लिए जमीन मांग लो, जिस पर खेती करके अपना अनाज उपजाया करेंगे। पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल के तरफ चल पड़ा। पहलवान को राजमहल के लोग दूर से ही देखकर थर-थर कांपने लगे। वह जहां आ रहा है एक आध को तो मार ही देगा। राजा ने अपने मुखी को तुरंत उसके पास भेजा उसकी समस्या जानने के लिए। मुखी मोहन पहलवान के पास गया और उसके जहां आने का कारण पूछा। इस पर मोहन पहलवान ने बताया कि वह खेती के लिए कुछ जमीन राजा से मांगने आया है। मुखी ने कहा कि यहीं पर ठहरो, मैं राजा को बताकर आता हूँ। मुखी राजा को उसके आने का कारण बताता है। इस पर राजा मुखी को आदेश देता है, वह जितनी जमीन और जहाँ मांग रहा है उसे दे दो। मुखी तुरंत मोहन पहलवान के पास जाता है और उसे
चालाकी से एक ज़मीन देता है जो शमशान घाट के पास बंजर पड़ी थी। मोहन पहलवान उस ज़मीन पर खेती करने से पहले सोचता है कि जे पीपल का पेड़ उसके खेतों के बीच आ रहा है। यह सोचकर उसने पीपल के पेड़ पर लोहे का एक डंडा मार दिया। उसमें से 150 भूत नीचे उतरे और मोहन पहलवान से लड़ाई करने लगे। मोहन पहलवान उन 150 भूतों का सामना डटकर करने लगा। किसी भूत का हाथ टूटा, किसी भूत का सिर फूटा, किसी का पैर टूटा। सभी भूतों ने मोहन पहलवान से माफ़ी मांगी। उन्होंने पीपल के पेड़ को काटने का कारण पूछा, जिस पर पहलवान ने स्पष्ट कह दिया, वह मेरे खेत में आ रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। भूतों ने मोहन को कहा कि इस खेत से होने वाली सारी पैदावार के बराबर आपके घर में राशन पहुँचा देंगे, परंतु वह पेड़ आप मत तोड़ो। वह हमारा घर है और हम जहाँ कई वर्ष से रह रहे हैं। मोहन पहलवान बलशाली था और बलशाली लोग सदैव दया करते हैं, इसलिए उसने भूतों की बात मान ली और वह घर चला गया। अब भूतों ने मोहन पहलवान के घर 6 महीनों का राशन भंडार कर दिया। मोहन ऐश मौज की जिंदगी पाकर अब खुश था।